अम्ल, सार एवं लवण विषय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैंने पूर्व वीडियो के अंदर बताया था कि यह जो लेसन है एसिड, बेस एंड साल्ट, इस पाठ के अंदर आपके बोर्ड प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न आएंगे 4 और इस पाठ का जो अंक भार रहेगा वो रहेगा कितना? 7। काफी ज्यादा अंकों वाला पाठ है तो थोड़ा सा आपको अच्छे से इस पाठ को पढ़ना होगा। यहाँ बता देता हूं कि यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। यहाँ रिक्त स्थान प्रकार का एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। एक प्रश्न आएगा अति लघुतरात्मक 1 नंबर का और एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक वाला। और निबंधात्मक कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का। तो इस प्रकार से कुल 4 प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक। और अंक बार हो जाते हैं 1, 1, 2 और 1, 3 और 4, 7। अब इस पाठ के अंदर हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है अम्ल, क्षार एवं लवण होते क्या है, इनके क्या क्या मूल लक्षण होते हैं, क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इनकी कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, साथ ही इनके अंदर मूलभूत अंतर क्या होते हैं और इनसे संबंधित दैनिक जीवन के अंदर कौन से महत्व होते हैं, इनसे संबंधित हमें जानकारी प्राप्त करनी है। हालांकि पाठ काफी बड़ा है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आप सभी को पहले से विदित करवा चुका हूं कि हम यहाँ पर एज ए शॉर्ट नोट्स के रूप में क्लास रखेंगे जो कि लगभग 40 से 45 मिनट की रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि इस समय काल के अंदर हम पूरा टॉपिक क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले बात आती है अम्ल, जिसको हम क्या कहते हैं? एसिड। अम्ल होते क्या है? प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जब टेस्ट या स्वाद की बात करें तो उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। अब इनका यदि जलीय विलयन बनाया जाए तो जैसे ही इनको जल में घोलते हैं तो जलीय विलयन के अंदर ये वाले जो पदार्थ होते हैं ये H+ आयन का त्याग करते हैं। किस आयन का त्याग करते हैं? H+ आयन का। कुछ एसिड होते हैं जो H3O+ आयन का भी त्याग करते हैं। तो कितने लक्षण हो गए अभी? 2। पहला कौन सा? स्वाद कैसा? खट्टा। जलीय विलयन के अंदर कौन सा आयन त्यागते हैं? H+ या H3O+। और नंबर 3 जब इस लक्षण की बात करें, हालांकि इनके स्वाद की बात कर चुका हूं खट्टा, लेकिन कुछ अम्ल इतने तीक्ष्ण होते हैं कि वो किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना कर देते हैं। तो हम हर एक एसिड को टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये अम्ल है, इसलिए हम अम्लों के स्वाद को केवल और केवल लक्षणों में लेते हैं। इसकी पहचान करने के लिए हम इसको काम में नहीं ले सकते। तो इसकी पहचान करने के लिए हम लिटमस की जब बात करते हैं, आगे हम देखेंगे लिटमस होता क्या है। तो लिटमस के प्रति जो इनका व्यवहार होता है वो होता है नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। प्रमुखतया ये 3 लक्षण होते हैं एसिड या अम्ल के। अब इसी के साथ में यदि हम क्षार की बात करें, क्षार जिसको हम क्या कहते हैं? बेस। अब यदि क्षार की बात करें तो अम्ल का स्वाद खट्टा, क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। कैसा होता है?
कड़वा या क्या कह सकते हैं, तीखा। और अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन त्याग करते हैं, H+। और क्षार जो होते हैं वो जलीय विलयन के अंदर OH- आयन का त्याग करते हैं। किस आयन का त्याग करते हैं, OH- आयन का त्याग। तीसरी बात, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्षार जस्ट इसका उल्टा, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब यदि एक और लक्षण की बात कर लें तो यहाँ पे अम्ल की बात करें तो अम्लों का जो पीएच होता है, हम पीएच की अलग से अभी इसी पार्ट के अंदर क्लास रखेंगे, टॉपिक रखेंगे। अम्ल का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। किससे कम होता है, 7 से कम। और जो क्षारक होते हैं इनका जो पीएच होता है वो 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है। बात करें हम लवण की, लवण जिसको हम क्या कह सकते हैं, साल्ट। साल्ट की यदि लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि साल्ट का स्वाद कैसा होता है। तो साल्ट का स्वाद हम कह सकते हैं नमकीन। कैसा होता है, नमकीन। अब यदि लवण की बात करें जलीय विलयन के अंदर इस प्रकार से किसी भी प्रकार के H+ या OH- आयन का त्याग नहीं करते हैं, ये अपघटित हो जरूर जाते हैं जलीय विलयन के अंदर, अपघटित हो जाते हैं अपने आयनों के अंदर। और तीसरा लक्षण लिटमस की बात करें तो लिटमस के प्रति कोई व्यवहार दर्शाते नहीं है, लिटमस के प्रति व्यवहार नहीं दर्शाया जाता है इनका। और यदि पीएच की बात करें तो जो लवण होते हैं इनका पीएच लगभग कितना होता है, 7। कितना, 7। तो ये मूलभूत तुलनात्मक रूप से लक्षण भी हो जाते हैं, अंतर भी हो जाते हैं किनके मध्य, अम्ल, क्षारक और लवण के अंदर। अब अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक के कौन कौन सी रासायनिक रिएक्शंस होती है। उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे लिटमस की और पीएच की भी। हालांकि इस पाठ के अंदर लिटमस की अलग से कोई जानकारी नहीं है, फिर भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। पीएच की जरूर अलग से जानकारी है, काफी बाद में दे रखी है, हम थोड़ा पहले समझेंगे। तो आगे आते हैं हम, लिटमस क्या होता है। लिटमस वनस्पति के अंदर एक जगत होता है, अलग से पादप जगत है जिसका नाम होता है थैलोफाइटा। फाइटा में एक पादप होता है जिसको हम कहते हैं लाइकेन, एक प्रकार की शैवाल होती है। तो लाइकेन के अंदर से एक बैंगनी रंग का रंजक निकाला जाता है। तो ये कैसा रंजक है, पादप रंजक है। इस रंजक को आगे हम पेपर के अंदर मॉडिफाइड करके एक लिटमस का कागज तैयार कर, उसी लिटमस को हम अम्ल क्षारक की पहचान करने के लिए काम में लेते हैं। तो अम्ल क्षारक की पहचान करने के लिए इस प्रकार के जिन साधनों को हम यूज में लेते हैं उनको हम कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं इनको, सूचक। बोर्ड में प्रश्न आता है सूचक क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो प्रमुखतया 2 प्रकार के सूचक होते हैं। एक तो सूचक जो रंगों के आधार पर पहचान बताते हैं, तो रंगीय सूचक, इंडिकेटर। और एक होते हैं जो गंध के आधार पर बताते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। तो अम्ल और क्षार का जलीय विलयन या फिर उनकी जब उपस्थिति रंगों के आधार पर हम पहचान करते हैं तब उसको रंगीय सूचक कहते हैं। यहाँ लिटमस एक रंगीय सूचक है। इसी प्रकार से फिनोप्थेलिन है, मैथिल ऑरेंज ब्लू है, हल्दी है, ये रंगीय सूचक में आते हैं। गंधीय सूचक की बात करें तो वनीला ऑयल है, प्याज का तेल है, लौंग का तेल है। ये गंध के आधार पर अम्ल और क्षार की पहचान करवाते हैं। आगे आते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पीएच क्या होता है, क्योंकि अभी हमने जानकारी ली थी कि अम्लों का पीएच 7 से कम होता है, क्षारक का पीएच 7 से ज्यादा होता है, लवण का पीएच लगभग कितना है, 7। पीएच शब्द बना है पुषांश से। किससे बना है, पुषांश। पुषांश का मतलब होता है शक्ति। पुषांश का क्या तात्पर्य होता है, शक्ति।
यानी किसी अम्ल और क्षारक की शक्ति क्या है, उसका पावर क्या है, वो कितना तीक्ष्ण है या कितना दुर्बल है, कितना कमजोर है। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की स्केल होती है जिसको हम पीएच मापक्रम स्केल कहते हैं। इस पीएच मापक्रम स्केल के बीचों बीच में जो यहाँ मापक्रम होता है वो कितना होता है 7। इधर की तरफ कितना होता है 0 और इधर कितना होता है 14। तो जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है। इधर आने पर क्या बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। कहने का मतलब ये हुआ कि 7 से जितना पीएच कम होगा, 7 से कम वाले सारे क्या है अम्ल है, लेकिन जितना कम होगा पीएच उतना ही वो प्रबल अम्ल होता है। और उधर की तरफ क्या बढ़ती है, क्षारकता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, क्षारकता। 7 से ज्यादा वाले सारे के सारे क्षारक होते हैं, लेकिन जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही वो प्रबल क्षार होता है। यहाँ पे आप शब्दों को समझिएगा, जो पदार्थ जितना तीक्ष्ण अम्ल होता है वो उतना ही दुर्बल क्षारक होता है, और जो पदार्थ जितना तीक्ष्ण क्षार होता है वो उतना ही दुर्बल क्या होता है, अम्ल होता है। मान लेते हैं कि आपको 4 पदार्थ दे दिए ए और इनका पीएच भी दे दिया। मान लिया ए का पीएच है 4, बी का पीएच है 7.8, सी का पीएच है 1.2, डी का पीएच है 12.3। मान लेते हैं ये 4 पदार्थ आपको दे दिए। अब आपको पूछ लिया कि इनमें अम्ल कौन से हैं, क्षारक कौन से हैं। तो जिनका पीएच 7 से कम है वो अम्ल है, और जिनका पीएच 7 से ज्यादा वो क्या है, क्षारक। तो ये क्या है अम्ल, ये क्या है क्षार, ये क्या है अम्ल, ये क्या है क्षार। अब यदि इन दोनों में अम्ल ए और सी अम्ल है, इन दोनों की बात करें तो ज्यादा तीक्ष्ण अम्ल कौन सा, तेज या प्रबल अम्ल कौन सा है, सी, क्योंकि इसका पीएच इन दोनों में क्या है कम है। या बी और डी क्या है क्षारक, तो इनमें तेज क्षार कौन है, डी है, क्योंकि इसका पीएच ज्यादा है। और यदि चारों को मिलाकर के मैं पूछ लूं सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो भी उत्तर क्या रहेगा, सी, सबसे प्रबल अम्ल हुआ। और पूछूं सबसे प्रबल क्षार कौन है, तो भी उत्तर क्या रहेगा, डी, क्योंकि इसका पीएच सबसे ज्यादा है। और यदि पूछ लो इन चारों के अंदर सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो यहां पर इन दो की बात करें तब तो दुर्बल कौन है, ए, क्योंकि ए का सी की बजाय पीएच ज्यादा है। लेकिन चारों के अंदर बात कर लूं इनमें प्रबल अम्ल तो कौन हुआ, सी, लेकिन सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो कौन होगा, डी। जो जितना प्रबल क्षार होता है वो उतना ही दुर्बल अम्ल होता है, जो जितना प्रबल अम्ल होता है वो उतना ही दुर्बल क्षार होता है। अब यहां ये पीएच आखिर क्या, किस आधार पर उसका पीएच मापता है, तो किसी पदार्थ के अंदर H+ आयनों की जो मात्रा होती है या H3O+ आयनों की जो मात्रा होती है, हमने पहले देखा है कि अम्लों को जब जल में घोला जाता है तब या तो वो H+ आयन त्यागते हैं या क्या त्यागते हैं, H3O+। तो जितनी उसके जलीय विलयन के अंदर इन आयनों की संख्या होती है, उस संख्या के आधार पर उसका कौन सा मापक्रम आता है, पीएच मापक्रम आता है। ठीक है ना। आगे आते हैं हम अम्ल और क्षारकों की अभिक्रियाएं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं शो करते हैं। आगे आते हैं हम अम्ल व क्षारक की अभिक्रियाएं। अम्ल और क्षार कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, मुख्य मुख्य कौन सी अभिक्रियाएं होती है। सबसे पहली अभिक्रिया आती है अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, धातु के साथ। धातु में कौन होते हैं, जैसे चांदी है, सोना है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, तांबा, जिंक, ये सारी क्या है, धातु है। इनके साथ इनकी अभिक्रियाओं को समझेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखें, अम्ल और क्षारक धातुओं के साथ क्रिया करके, अम्ल और क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके ऐसी गैस का निर्माण करते हैं जो गैस आग के साथ फटफट की ध्वनि पैदा करती है।
यानी जैसे ही इनकी क्रिया कराते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं हम एक प्रश्नाली लेते हैं और प्रश्नाली के अंदर हमने कोई अम्ल डाला। मैं आपको बता देता हूं, अम्लों के अंदर उदाहरण की जब बात करें तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या सूत्र है, HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का तेजाब क्या सूत्र है, H2SO4। HCl को हम कहते हैं नमक का तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कहते हैं गंधक का तेजाब, सूत्र क्या है, H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार से एक और सामान्य अम्ल आता है जिसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, सिरके का तेजाब, सूत्र क्या है, CH3COOH। इसी प्रकार से सोरे का तेजाब जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, क्या कहते हैं इसको, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। इसी प्रकार से जो नेटल नामक जो पौधा होता है उसके डंक के अंदर बहुत खतरनाक तेजाब पाया जाता है, या चींटी होती है, या फिर हम कहते हैं मधुमक्खी होती है, इनके डंक के अंदर भी एक अम्ल होता है जिसको हम कहते हैं मैथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, मैथेनोइक अम्ल, HCOOH। ये नेटल या चींटी के डंक में होता है। कौन सा अम्ल है ये, मैथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से सारक के उदाहरण की बात करें तो सारक में सबसे सारकों का राजा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ध्यान दें यहाँ पे जो MgOH2 मैंने जो ये सूत्र लिखा है ये सारक का एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एंटासिड के रूप में काम आता है। पेट के अंदर जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तब हम बेकिंग पाउडर की तरह इसको भी उपयोग में लेते हैं, एंटासिड के रूप में इसका उपयोग होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किस रूप में यूज में आ रहा है ये, एंटासिड के रूप में। तो ये कुछ उदाहरण होते हैं सारकों के, और लवण के भी हम कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड, लवणों का राजा कहते हैं इसको, साधारण नमक कहते हैं। गांधी जी की यात्रा, दांडी यात्रा इसी के पीछे जुड़ी थी। तो ये जो लवण है हमारे देश की आजादी के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका निभा चुका है, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं। हर घर के रसोई के अंदर इसका उपयोग होता है। ठीक इसी प्रकार से और भी कई सारे लवण हो जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, जिंक क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये लवण आ जाते हैं। हम बात करें धातु के साथ क्रिया की, तो कोई भी हमने एसिड अंदर डाल दिया प्रश्नाली के अंदर, और हम ऊपर से किसी धातु का चूर्ण डालते हैं। किसका चूर्ण डालते हैं, धातु का। तो जैसे हम चूर्ण डालेंगे धीरे धीरे करके, तो यहाँ पर एक गैस बनना शुरू हो जाएगी। ये सफेद धुएं के रूप में गैस उड़ेगी, और जब जलती हुई तीली ला करके इसके ऊपर रखेंगे, ये मान लिया जलती हुई हमने तीली इसके ऊपर रखी, तो ये तीली के अंदर जो लौ है वो फटफट की आवाज के साथ जलना शुरू हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना, एक गैस होती है जो आग के साथ फटफट की ध्वनि पैदा करती है। ये जो फटफट की ध्वनि पैदा करने वाली गैस होती है वो गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन, H2। यानी हमने मान लिया धातु की क्रिया किसी अम्ल से कराई। यहाँ पे धातु मैंने किसको लिया, जिंक को। अम्ल किसको लिया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों की क्रिया कराई तो यहाँ पे एक लवण बनेगा ZnCl2, और साथ में यहाँ पर एक गैस बनेगी, और ये गैस कौन सी है, H2। मैंने आगे तीर का निशान क्यों लगाया, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि धातु के साथ अम्ल की क्रिया कराई, एक तो बना क्या, लवण, और एक कौन सी गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी। आगे आ जाते हैं हम क्षारक के साथ। ये तो हुई अम्ल के साथ क्रिया। अब क्षारक की बात कर लें और इसी धातु की बात कर लें, जैसे कि Zn की क्रिया हमने कराई क्षारकों का राजा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहाँ पर भी लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ जो लवण बनेगा वो बनेगा Na2ZnO2।
ये वाला जो लवण बना और साथ में कौन सी गैस बनी, H2। यहाँ पर भी यह गैस आग के साथ कैसी आवाज पैदा करेगी, फटफट की आवाज पैदा करेगी। तो यहाँ पर पहली रिएक्शन हो गई धातु के साथ अभिक्रिया अम्ल और क्षारकों की। अगली आती है अभिक्रिया किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ। धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्लों की क्रिया हम धातु कार्बोनेट के साथ करते हैं तब भी कुछ आग के साथ व्यवहार प्रदर्शित करने वाली गैस बनती है। यहाँ तो ये वाली गैस आग के साथ फटफट की ध्वनि पैदा करती है, लेकिन यहाँ पर जो गैस बनेगी वो जलती हुई तीली को बुझा देगी। और अब आपको पता है कौन सी गैस आग को बुझाती है, बताइए कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाती है। तो यहाँ पर किस गैस का निर्माण होगा, CO2 का। धातु कार्बोनेट के अंदर जैसे कि Na2CO3 लिया हमने धातु कार्बोनेट, क्रिया कराई जैसे कि HCl के साथ में, तो यहाँ पर लवण बन जाएगा NaCl और साथ में एक गैस बनेगी कौन सी, CO2 गैस बनेगी, साथ में एक तरह का अणु भी निर्मित होगा। तो यहाँ पे एक तो बन गया क्या, लवण, और एक कौन सी गैस बन गई, CO2। और CO2 क्या करेगी, आग को बुझाने का काम करेगी। तो पहली अभिक्रिया कौन सी हुई, धातु के साथ, कौन सी गैस बनी, हाइड्रोजन। दूसरी क्रिया किसके साथ कराई, धातु कार्बोनेट के साथ, तो क्या बना, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जस्ट यदि हम धातु कार्बोनेट की जगह यदि धातु बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 के साथ क्रिया करा दें तब भी यही रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। जब सोडियम बनेगा लवण बनेगा और कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो यहाँ पर हमने दो अभिक्रियाओं की बात की है। पहली अभिक्रिया कौन सी आई, धातु के साथ। दूसरी अभिक्रिया कौन सी आई, धातु कार्बोनेट के साथ। धातु कार्बोनेट के साथ कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यदि हम धातु कार्बोनेट की जगह बाइकार्बोनेट यूज में ले लें अम्ल के साथ में, तो भी यही तीनों पदार्थों का निर्माण होता है। आगे आ जाते हैं हम तीसरी अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसको हम कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। अगली रिएक्शन आती है नंबर 3 पर। कौन सी अभिक्रिया अभी मैंने बताई थी, कौन सी, उदासीनीकरण। उदासीन का मतलब होता है जिसके अंदर कोई विशेष एक लक्षण नहीं होता, दोनों तरफ बराबर। तो ना तो वो जो नया पदार्थ बनने वाला है यहाँ पर, न तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा, न ही क्षारकीय प्रकृति का होगा। जब हम अम्ल की क्रिया क्षारक से कराते हैं तब यहाँ पर दो उदासीन पदार्थों का निर्माण होगा, जिसमें एक तो बनेगा क्या, और दूसरा क्या बनेगा, जल। यहाँ पर अम्ल और क्षारकों की परस्पर क्रिया हो रही है। एग्जाम्पल के लिए अम्ल में हमने HCl ले लिया, क्षार में हमने NaOH ले लिया, तो यहाँ पे लवण में क्या बनेगा, NaCl, और साथ में क्या निर्मित हुआ, जल बना। तो यहाँ पर ये दोनों पदार्थ उदासीन है, ना तो ये अम्लीय प्रकृति के होंगे, ना ही ये क्षारकीय प्रकृति के होंगे। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि वो वाला जो बनने वाला लवण है उसकी मामूली अपने को अम्लीय प्रकृति रखनी है तो क्या करेंगे, यदि हमने अम्ल प्रबल ले लिया और क्षारक दुर्बल ले लिया तो बनने वाला लवण में थोड़ी बहुत प्रकृति किसकी होगी, अम्ल की होगी, क्योंकि प्रबल क्या लिया हमने, अम्ल। तो वो वाला जो लवण बनेगा वो कैसा लवण बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा, यानी उसका पीएच थोड़ा सा क्षार से क्या होगा, कम होगा। और यदि उसका पीएच थोड़ा सा क्षार से ज्यादा लाना है तब अम्ल के साथ में दुर्बल अम्ल होगा और क्षारक कैसा होगा, प्रबल होगा। तो जब दुर्बल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षारक के साथ कराई जाती है तो लवण बनने वाला कैसा बनेगा, क्षारकीय लवण। कैसा बनेगा, क्षारकीय लवण। आगे क्रिया आती है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। नंबर 4, अम्लों की क्रिया
किसके साथ? धातु ऑक्साइड से क्रिया। हमने अभी जाना है कि जब अम्लों की क्रिया क्षारक से कराई तब उस क्रिया का नाम क्या दिया हमने? उदासीनीकरण, लवण और जल बना। और जब हमने धातु ऑक्साइड से क्रिया कराई तब भी कुछ ऐसा ही दिखा। जैसे कि यहाँ पे धातु ऑक्साइड है Na2O, इसकी क्रिया कराई हमने HCl से और इस कंडीशन में भी क्या बना? NaCl और क्या बना? जल। ध्यान दें यहाँ पर जब NaOH की क्रिया कराई HCl से तब भी लवण और जल बना। यहाँ Na2O की क्रिया यदि हमने HCl से कराई तब भी क्या बना? NaCl और H2। दोनों में उत्पाद एक जैसे आ रहा है ना। इसका मतलब ये जो धातु ऑक्साइड है ये अपने आप में क्या है? क्षार है। क्या है ये? क्षार है। तो आप ध्यान रखें धातु ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा कैसी होती है? क्षारकीय प्रकृति होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा कैसी होती है? क्षारकीय। जिस प्रकार से अम्ल क्षार के साथ उदासीनीकरण देते हैं ठीक ऐसे ही धातु ऑक्साइड के साथ भी अम्ल कौन सी क्रिया देंगे? उदासीनीकरण। पांचवी अभिक्रिया आती है अधातु ऑक्साइड। किससे क्रिया? अधातु ऑक्साइड से जब क्रिया कराते हैं तब भी लवण और जल बनेगा। लेकिन हमने धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराई और अधातु ऑक्साइड की क्रिया किससे कराएंगे? क्षारक से। किससे कराएंगे? क्षारक से। तब यहाँ पर अधातु ऑक्साइड क्षारक से क्रिया करके क्या देंगे? लवण और जल। जैसे कि CO2 की क्रिया यदि हम किसी क्षारक से करा दें तब भी उस कंडीशन के अंदर लवण और जल बनेगा। तो कहने का मतलब जो अधातु ऑक्साइड होता है वो ठीक वैसे ही क्षारक के साथ क्रिया करता है जैसे अम्ल करते हैं। तो अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। धातु ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? क्षारकीय प्रकृति का। तो ये महत्वपूर्ण रूप से 5 अभिक्रियाएं आती है जिनको हम कहते हैं अम्ल और क्षारकों की अभिक्रियाएं। कौन कौन सी एक बार रिपीट करें देखें। पहली कौन सी पड़ी? धातु के साथ कौन सी गैस बनी? H2। दूसरी कौन सी पड़ी? धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कौन सी गैस बनी? CO2। तीसरी क्या पड़ी? उदासीनीकरण, अम्ल और क्षारक की क्रिया क्या बना? लवण और जल। चौथी कौन सी पड़ी? धातु ऑक्साइड से। यहाँ पर भी अम्ल के साथ जब धातु ऑक्साइड क्रिया करते हैं तब भी लवण और जल बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होता है? क्षारकीय प्रकृति का। और अधातु ऑक्साइड की क्षारक से क्रिया करेंगे तब भी यही कंडीशन आएगी, लवण और जल बनेगा। यानी अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। किस प्रकृति का? अम्लीय प्रकृति का। आपको किताब के अंदर एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के पीएच दे रखे हैं। हमने अभी समझा था पीएच वो मापक्रम स्केल या वो मापक्रम पैमाना होता है जो अम्ल और क्षारक की प्रकृति बताता है। यदि पीएच 7 से कम है तो कैसी प्रकृति? अम्लीय। 7 से ज्यादा है तो कैसी प्रकृति? क्षारकीय। और लगभग 7 है तो कैसी प्रकृति? लवण। जो शुद्ध जल होता है, यहाँ पर आप कुछ आंकड़े याद रखें। शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। और जो प्रबलतम जो अम्ल होता है HCl जिसका पीएच कितना होता है? 0। और NaOH जो कि प्रबलतम क्षारक है इसका पीएच कितना होता है? 14। हमारे शरीर का जो पीएच होता है, मानव शरीर का जो पीएच होता है इसका मान होता है 7 से 7.8। ठीक इसी प्रकार से आपने कभी नाम सुना होगा अम्ल और क्षारक का एक टॉपिक आया, आपने देखा होगा दैनिक जीवन महत्व का, अम्लीय वर्षा, है ना। तो जब बादलों के अंदर जो बरसात का जो बादलों का जो जल होता है उस जल के साथ में जो वातावरणीय प्रदूषण के कारण, है ना, NO2 या NO3 या फिर CO2 जब या SO2 जब ये विषैली गैसें जब मिल जाती है जल के साथ में तब जल की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। और उस अम्लीय प्रकृति के साथ जब जल बरसता है तब फसलों को और जीव जंतुओं की त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। तेजाबी बरसात कहते हैं उसको। उस अम्लीय वर्षा का जो पीएच होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच होता है 5.6 से 5.8। कितना होता है? 5.6 से 5.8।
ये एक तरह से अम्लीय प्रकृति वाला पानी बरसता है जो कि नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर का जो जठर, जिसको हम अमाशय कहते हैं, अमाशय के अंदर भोजन का जहां बहुत महत्वपूर्ण पाचन की क्रिया होती है, वहां इस अमाशय के अंदर यानी जठर के अंदर एक तेजाब आकर के मिलता है जो कि HCl ही होता है। उसका वहां पे pH कितना होता है 1.2। वहां पर हमारे आमाशय में गए हुए भोजन को अम्लीय प्रकृति का करना बहुत जरूरी होता है ताकि उसका पाचन आराम से हो, उसको पीसा जा सके या फिर उसको सड़ने और गलने या बदबू देने से बचाए रखे। और कभी कभार जब ये एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तब पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है, अजीब सा अपने को एक डकारा टाइप आने लग जाती है, पेट के अंदर जलन होने लग जाती है। और ऐसी कंडीशन में हमें एंटासिड के रूप में या तो इनोफल लवण लेना होता है, इनोफल लवण जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को काम में लेते हैं। आपको सूत्र बताया था MgOH2, बताया ना। ये पेट के अंदर ज्यादा हुई एसिडिटी को कम करने के लिए काम में आता है। ठीक इसी प्रकार से और यदि हम कुछ एग्जांपल की बात कर लें, तब जो हमारा जो ब्लड होता है, रक्त, हमारे खून का जो pH होता है वो होता है 7.4। कैसी प्रकृति का होता है खून? क्षारकीय प्रकृति का। कैसी प्रकृति का? क्षारकीय प्रकृति का। और जो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो मैंने बताया ना आपको, इसका pH कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10। आगे आ जाते हैं हम। इसके बाद में यदि हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं pH के, और इसके साथ ही हम दैनिक जीवन के अंदर pH की महत्व की बात करें, तो जब सबसे पहली अम्लीय बरसात की बात होगी, ठीक इसी प्रकार से एक प्रभाव आता है दंतशय। बहुत ज्यादा खट्टी चीजें हम जब खाते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर वाली जो इनेमल परत होती है, जो शरीर की सबसे कठोर परत होती है, वो इनेमल परत घिस जाती है और अंदर से कच्चा दांत दर्द करने लग जाता है। इसको हम कहते हैं दंतशय। ज्यादा अम्लीय प्रकृति के बढ़ जाने के कारण होता है। ऐसी कंडीशन में भी हमें कुछ क्षारकीय या फिर लवणीय चीजों को खाना पड़ता है, जिससे वो दंत सही भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दैनिक जीवन महत्व की बात करें, कीट पतंगे या फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मधुमक्खी है या नेटल नामक पौधा है, उसका जब डंक लगता है हमें, तब भी बहुत खतरनाक जलन का अनुभव होता है, क्योंकि उनके डंक के अंदर कौन सा अम्ल बताया था मैंने आपको? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल बताया था? मेथेनोइक अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है। और इस कंडीशन को भी दूर करने के लिए हम किस पाउडर का उपयोग कर सकते हैं? बेकिंग सोडा को। किसको काम में ले सकते हैं? बेकिंग सोडा को, ताकि उस अम्लीय प्रकृति को कम करके उसको उदासीन किया जा सके और उस जलन से राहत पाई जा सके। तो ये कुछ अम्ल और क्षारकों के दैनिक जीवन में महत्व आ जाते हैं। अब आते हैं हम इस पाठ का अंतिम टॉपिक, लवण। अंतिम टॉपिक क्या है? लवण। और कुछ और सामान्य रिएक्शंस जो कि आपके पाठ के अंदर लवणों के साथ में दे रखी है, और उनके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब यदि हम यहां पर लवणों की बात करें, अगला टॉपिक आता है लवण। लवणों की बात करें तो यहाँ पर लवण का भी बहुत बड़ा परिवार है। और सबसे पहले यदि लवण की बात करें तो वो कौन सा लवण आता है? साधारण नमक, जिसका सूत्र क्या है? NaCl। क्या सूत्र होता है नमक का? NaCl। यहाँ पर NaCl की जब हम बात करें तब NaCl से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया आती है, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन चुका है, और वो अभिक्रिया है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या होता है इस अभिक्रिया में कि जब सोडियम क्लोराइड यानी जो हमारा नमक है, NaCl है, इसकी क्रिया जब हम जल से कराएं, किससे कराएं? जल से कराते हैं, तब यहाँ पर एक तो क्षार बनता है। कौन सा क्षार बना? NaOH। और यहाँ पे गैस बनती है, एक अन्य उत्पाद के रूप में क्लोरीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरीन। तो यहाँ पे एक तो क्या बना? क्षार। एक क्या बनी? क्लोरीन। और एक अन्य गैस उत्पाद के रूप में बनती है कौन सी? हाइड्रोजन। चूंकि यहाँ पर क्लोरीन भी बनी और क्षार बना, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है ना।
इसी प्रकार से और महत्वपूर्ण लवणों की बात करें, तब यहां पर आपने लवण को पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट के रूप में, Na2CO3। इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं। जब इसके साथ में 10 जल के अणु होते हैं, ध्यान दें, जब 10 जल के अणु होते हैं, वो जो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है, इसको हमने नाम क्या दिया? धावन सोडा, धोने का सोडा। और यदि इसके अंदर 10 जल के अणु उड़ा दें, निकाल दें, तो केवल पीछे क्या रहेगा? Na2CO3। इसको हम कहते हैं सोडा एस। क्या कहते हैं इसको? सोडा एस। इसी प्रकार से एक और लवण की बात आती है, जो कि सूत्र है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। इसका उपयोग हम भोजन को पकाने के लिए भी करते हैं। कई सारे खाद्य उत्पाद जब बनाते हैं उनको फूलाना होता है, तब इसको हम उसके अंदर डालते हैं ताकि वो फूल जाता है, क्योंकि इसके अंदर CO3 से CO2 गैस बनती है, और CO2 क्या करती है? उस खाद्य पदार्थ को फुलाने का काम करती है, कुरकुरापन लेके आती है। तो जो भी पकोड़े वगैरह, पापड़, खिचिया वगैरह जब बनाते हैं, तब इसको अंदर डाला जाता है। ये एंटासिड के रूप में भी काम आता है, यहाँ पर चर्चा की थी, है ना। तो ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा होता है, इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खाने का सोडा, क्योंकि खाद्य पदार्थों के निर्माण के लिए भी इसको यूज में लेते हैं। इसी प्रकार से एक और लवण की बात आती है, और उस लवण को हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं इसको? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण सूत्र बताइए क्या होता है विरंजक चूर्ण का? CaOCl2। CaOCl2 विरंजक चूर्ण। नाम से पता चल रहा है कि ये जो चूर्ण है या फिर ये जो लवण है, ये विरंजन करने का काम करता है, रंग हटाने का काम करता है। लकड़ी या लुगदी या कागज या कपड़े से रंग हटाने का जब काम करना हो, तब इस लवण को उपयोग में लेते हैं, और इस लवण को हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 की जब हम क्रिया कराते हैं क्लोरीन गैस से, किससे क्रिया कराते हैं? क्लोरीन गैस से, तब एक पदार्थ का निर्माण होता है CaOCl2, और साथ में क्या बनता है? जल। क्या बनता है? जल। यही CaOCl2 क्या है? विरंजक चूर्ण है। और इसका उपयोग बता चुका हूं मैं, कहां? लकड़ी से, कागज से, कपड़ों से रंग हटाने के लिए, और इसका उपयोग होता है जल के अंदर के शुद्धिकरण, जल के अंदर जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक ऐसे ही। अगला जो एक और महत्वपूर्ण लवण आता है, जिसका नाम आपने सुना होगा, POP। क्या कहते हैं इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत महत्वपूर्ण लवण है। इसका उपयोग होता है मूर्तियां या सिरेमिक आइटम बनाने के लिए। सांचों के अंदर इसको भर करके मूर्तियों की डिजाइन दी जाती है, और हॉस्पिटल्स के अंदर जहां हड्डी वगैरह टूट जाती है हाथ पांव की, तो उनके ऊपर प्लास्टर करने के लिए भी इसको उपयोग में लिया जाता है। क्या नाम है इसका? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको बनाने के लिए हमें किसको काम में लेना होता है? जिप्सम को। किसको? जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है, बताइए क्या सूत्र होता है जिप्सम का? जिप्सम बताइए। कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2 जल के अणु। किसके? 2 जल के अणु। क्या नाम है इसका? जिप्सम। और जब इसको हम एक निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं, और गर्म करके 1.5 जल का अणु क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं, तब यहां से 1.5 जल का जब अणु निकल जाता है, तब अपने सामने रहता है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रिक अणु बनता है ना। कैल्शियम सल्फेट के साथ में कितने जल का अणु? आधे जल का अणु होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। किससे निर्मित हुआ?
जिप्सम से। किससे निर्मित हुआ? जिप्सम से। इसी प्रकार से और यदि लवण की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण लवण और आता है जिसको हम कहते हैं फिटकरी। क्या कहते हैं इसको? फिटकरी। क्या कहते हैं? फिटकरी। और फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट चॉइस H2O, है ना? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं KAlSO4 होल 2 डॉट चॉइस H2O। ये जो सूत्र आपको नजर आ रहा है ये किसका सूत्र है? फिटकरी का। कितने जल के अणु है अंदर? 24 जल के अणु है। सूत्र क्या बताया फिटकरी का मैंने? KAlSO4 होल 2 डॉट चॉइस H2O। इसको कहते हैं कैल्शियम और एल्यूमिनियम का द्विक सल्फेट लवण, ठीक है ना? यह 24 जल के अणु बहुत ज्यादा जल के अणु होते हैं, इसीलिए फिटकरी को जब गर्म किया जाता है तो जल वाष्प के रूप में अंदर से उड़ता है, और जल का अंदर से उड़ने के कारण फिटकरी गर्म करने पर क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो फिटकरी को गर्म करने पर फूल क्यों जाती है? क्योंकि इसके अंदर 24 जल के अणु होते हैं। यहाँ पर जल के अणु मौजूद होने वाले कई सारे लवण बताए आपको मैंने। एक तो बताया सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, कितने जल के अणु मौजूद है अंदर? 10। इसी प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बताया, कितने जल के अणु अंदर? आधा। और कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 जल के अणु मौजूद हो तब क्या कहते हैं उसको? जिप्सम। और फिटकरी के अंदर कितने जल के अणु मौजूद है? 24। ठीक है ना? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने बहुत संक्षिप्त के अंदर और इस पाठ की पूर्ण डिटेल से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। बहुत विस्तारित रूप से करते तो बहुत लंबा बन जाता। आप यदि इतना बताया गया यदि आप अच्छे से समझ लेते हो तो वो भी आपके लिए बहुत पर्याप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए पाठ के साथ। वंदे मातरम।